हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। जैसा कि आप सबको पता है, आप अगर मेरी स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट, कंस्ट्रेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन और डी-एलेम्बर्ट्स जैसे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और हमने वहाँ पे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशंस की जो एप्लीकेशंस थी उनके कई सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। तो अब हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम अपना यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट सेकंड में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसे फर्स्ट यूनिट में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन था, उसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे भी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हैमिल्टन्स जैकोबी थ्योरी, पॉइसन्स ब्रैकेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन्स ब्रैकेट एंड लैग्रेंज ब्रैकेट। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेट और गेट के पर्सपेक्टिव से और आपके एमएससी के सिलेबस के हिसाब से। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइक्लिक कोऑर्डिनेट। Cyclic coordinate. Lagrangian is a function of generalized coordinate, generalized velocity and time t. जैसा आपने अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल्स में देखा, लेग्रेंजियन किसका फंक्शन था? लेग्रेंजियन फंक्शन था जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम t का फंक्शन था। द मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लेग्रेंजियन इज नोन एज साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। अब देखिए लेग्रेंजियन किस किस का फंक्शन है? q का, q डॉट का और टाइम t का। अब ये क्या बोलता है? द मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लेग्रेंजियन, जो मिसिंग कोऑर्डिनेट होगा लेग्रेंजियन में किसी डायनेमिकल सिस्टम के लिए, जो आपको लेग्रेंजियन गिवन होगा उसमें जो भी कोऑर्डिनेट, इनमें से जो कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा वही कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो इसको हम एक एक केस करके डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे थ्री जो लेग्रेंजियन जो है वो थ्री क्वांटिटीज का फंक्शन है, थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है, q का, q डॉट का और टाइम t का। तो इस हिसाब से हमारे पास थ्री केस बनते हैं, फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा q मिसिंग है, सेकेंड केस में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा q डॉट मिसिंग है और थर्ड केस में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा t मिसिंग है, मतलब t हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केस 1। इफ q इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर q आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा? q साइक्लिक कोऑर्डिनेट होने का मतलब है जो आपका लेग्रेंजियन है वो q पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? q डॉट और टाइम t पे डिपेंड करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफ q इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर q साइक्लिक कोऑर्डिनेट है देन l इज इक्वल टू l q डॉट कॉमा t। तो l किस किस का फंक्शन रह जाएगा? सिर्फ q डॉट और टाइम t का फंक्शन रह जाएगा। और जब आप लेग्रेंजियन को q के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 0। 0 इसलिए आया क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है q पे। अब आगे देखिए, फ्रॉम लेग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, लेग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता है d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0। अभी आपने देखा जब q आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो ये क्वांटिटी किसके बराबर आ गई? आपकी 0 के बराबर आ गई। तो आपकी इक्वेशन बन गई d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल के आ रहा है, ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट रही होगी, इसीलिए इसका टाइम डेरिवेटिव किसके इक्वल आया है? 0 के इक्वल आया है। आपको पता होगा किसी भी कांस्टेंट का अगर आप टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? 0। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट ये क्या रही होगी? कांस्टेंट रही होगी। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आता है इफ q इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर q साइक्लिक कोऑर्डिनेट है देन क्वांटिटी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन और कंजर्व्ड क्वांटिटी। अगर q आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट ऑफ मोशन या फिर एक कंजर्व्ड क्वांटिटी रहेगी। अब देखिए
जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्वांटिटी क्या है, कंजर्व्ड है, लेकिन ये एक्चुअल में ये क्वांटिटी किसे डिनोट करती है, किस क्वांटिटी को डिनोट करती है, वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के लिए आपको लैग्रेंजियन लिखना आता है। L इज इक्वल टू हाफ m x डॉट का स्क्वायर y डॉट का स्क्वायर z डॉट का स्क्वायर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल क्या होता है, या तो कांस्टेंट होता है या फिर जीरो होता है। तो आपका लैग्रेंजियन कितना बन गया, हाफ m x डॉट का स्क्वायर y डॉट का स्क्वायर z डॉट का स्क्वायर। और देखिए ये हम किस में लेके चल रहे हैं, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेके चल रहे हैं, मतलब टाइम को हम वेरिएबल नहीं कंसीडर कर रहे हैं अभी। तो देखिए आपका जो लैग्रेंजियन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स डॉट पे डिपेंड कर रहा है, वाई डॉट पे डिपेंड कर रहा है और जेड डॉट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि जो लैग्रेंजियन होता है वो किस किस का फंक्शन होना चाहिए, एक तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और एक जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। ठीक, ऐसे ही L इज इक्वल टू अगर x डायरेक्शन में है तो ये होगा, y में है तो क्या होगा, y का फंक्शन होगा और y डॉट का फंक्शन होगा। ऐसे ही z डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये z कॉमा z डॉट का फंक्शन होना चाहिए था। लेकिन अब आप इस लैग्रेंजियन को देखिए, क्या इसमें x आ रहा है, नहीं, y आ रहा है, नहीं, z आ रहा है, नहीं, मतलब आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिसिंग है। देखिए जनरलाइज्ड वेलोसिटी यहाँ पे है लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मिसिंग है। इसका मतलब डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसके टर्म्स में जो पार्शियल डेरिवेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसे ही डेल एल अपॉन डेल वाई भी जीरो होगा और डेल एल अपॉन डेल जेड भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स देन जनरलाइज मोमेंटम। अब देखिए ये फ्री पार्टिकल था, फ्री पार्टिकल के लिए आपने लैग्रेंजियन लिखा, लैग्रेंजियन देख के आपको पता चला कि लैग्रेंजियन जो है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, y पे डिपेंड नहीं कर रहा है और z पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, x y z हमारे क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है। अब आपको सिस्टम का लैग्रेंजियन पता है। अब जो क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी थी जो कांस्टेंट निकल के आ रही थी, हम इसे निकाल के देखते हैं कि एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए आपने डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकाला और ये किसके बराबर आया, एम एक्स डॉट के बराबर आया। और एम एक्स डॉट क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपका, मोमेंटम होता है। तो देखिए ये जो क्वांटिटी थी जिसे हम बोल रहे थे कि कांस्टेंट है या फिर एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए इस एग्जाम्पल से हमने प्रूव किया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपने डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट को निकाला तो आपका रिजल्ट कितना आया, एम एक्स डॉट। इस इक्वेशन को आपने क्या किया, डेल एक्स डॉट के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो आपका रिजल्ट कितना आया, एम एक्स डॉट, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जब आप एम वाई डॉट निकालेंगे, जब डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट निकालेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एम वाई डॉट, जो क्या कर रहा होगा, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन वाई डायरेक्शन। ऐसे ही जब आप z के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा एम जेड डॉट, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मोमेंटम इन z डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, जब आपके एक्स वाई जेड साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम्स होगा उन डायरेक्शन में वो क्या होगा, एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा या फिर एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होगी, जो हमने यहाँ पे देखा। केस 1 में हमने यही डिस्कस किया कि अगर Q साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो ये जो क्वांटिटी निकल के आती है ये क्या है, कांस्टेंट है। और फ्री पार्टिकल के लिए भी हमने यही देखा, जब हमने एग्जाम्पल लेके देखा तो हमने देखा कि जब x पे डिपेंड नहीं कर रहा, y पे डिपेंड नहीं कर रहा और z पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा उन डायरेक्शन में वो क्या होगा, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी हम सोल्यूशन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अपने लैग्रेंजियन वाला जो हमने वीडियो डिस्कस किया था एप्लीकेशंस का, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था। तो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के लिए जो लैग्रेंजियन होता है वो किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल टू हाफ m ब्रैकेट r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस वी आर, वेयर थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे थीटा क्या है, देखिए थीटा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अब जो आपका लैग्रेंजियन है उसे आप ध्यान से देखिए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है,
आर पे डिपेंड कर रहा है, आर डॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। थीटा डॉट भी है लेकिन सिर्फ क्या मिसिंग है, थीटा मिसिंग है। थीटा मिसिंग है, दैट मीन्स थीटा क्या है आपका, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। और थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ थीटा। थीटा के टर्म्स में जो आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी निकल के आएगा। यही हमने अपने फर्स्ट एग्जांपल में भी डिस्कस किया था कि जब आपका फ्री पार्टिकल में x पे डिपेंड नहीं कर रहा था तो आपका px क्या था, कंजर्व्ड क्वांटिटी था। ऐसे ही जब आपका थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो p थीटा मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। यही क्वेश्चन हमने लास्ट अपने जो वीडियो डिस्कस किया था जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन डिस्कस करी थी, वहां पे भी जो क्वेश्चन था उसमें लिखा गया था कि आप प्रूव करिए कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज कंजर्व्ड। वो आप यहां से भी दिखा सकते हैं कि थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इस वजह से हमारा पी थीटा क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन आएगा या फिर कंजर्व्ड क्वांटिटी आएगा जो हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है। फर्स्ट वन, इन जनरल इफ x इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर x आपका क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है इन ट्रांसलेशनल मोशन, x किस में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है मतलब लीनियर मोशन में है, ठीक है, देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक हो गया, अगर x आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा तो जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा आपका, कंजर्व्ड रहेगा। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट आपका है, सिमिलरली इफ थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अब थीटा क्या है आपका, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है इन रोटेशनल मोशन, देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ पे थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट था तो लीनियर मोमेंटम एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होगा। और सेकेंड पॉइंट पे हमने देखा कि अगर थीटा आपका क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम केस सेकेंड डिस्कस करते हैं। वेट, केस सेकेंड, अभी तक हमने डिस्कस किया था अगर Q साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अब हम डिस्कस करेंगे इफ Q डॉट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, मतलब लैग्रेंजियन में अगर Q डॉट मिसिंग होगा तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। देन L इज इक्वल टू जो आपका लैग्रेंजियन होगा वो किस किस का फंक्शन रह जाएगा, सिर्फ Q और टाइम T का फंक्शन रहेगा। दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ Q डॉट दैट विल बी इक्वल टू, ये जीरो के इक्वल आएगा। नाउ फ्रॉम Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन, Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन से d अपॉन dt डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। और ये क्वांटिटी अभी आपने क्या प्रूव करा था कि अगर q डॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है देन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करी, जीरो माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आता है डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स partial differentiation of L in terms of Q is equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका Q डॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, मतलब आपके लैग्रेंजियन में अगर Q डॉट मिसिंग है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो Q भी आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जो अभी हमने ये प्रूफ किया। इट मीन्स व्हेन Q इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर आपका Q साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा तो आप Q डॉट आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा तो आपका Q भी क्या आ जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मतलब लैग्रेंजियन में Q डॉट के साथ साथ Q भी मिसिंग होगा। वही मैंने नोट में लिखा है, इट मीन्स व्हेन Q डॉट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर Q डॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है देन Q इज ऑल्सो साइक्लिक कोऑर्डिनेट बट इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट इसका जो रिवर्स है दैट इज नॉट ट्रू। अब देखिए हमने फर्स्ट केस में क्या डिस्कस किया था कि Q क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, और आपका रिजल्ट क्या निकल के आया था कि ये जो क्वांटिटी आ रही है ये क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और हमने एग्जांपल से देखा कि ये क्या निकल के आ रहा था, मोमेंटम निकल के आ रहा था। अब सेकंड केस में हमने देखा कि Q डॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है और रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, अगर Q डॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा तो Q भी आपका क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। Q भी आपका क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस क्या है, इफ टाइम इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट,
अभी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट केस था व्हेन Q वाज साइक्लिक कोऑर्डिनेट और कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या निकल के आई थी, मोमेंटम निकल के आई थी। और जब हमने Q डॉट को साइक्लिक कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था तो हमें पता चला कि Q भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं इफ टाइम इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, मतलब जो आपका लैग्रेंजियन है दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आपकी जो लैग्रेंज इक्वेशन है इसको आप क्या करेंगे, टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका इक्वेशन बनेगी dl अपॉन dt इज इक्वल टू dl अपॉन dq, q के ऊपर डॉट प्लस डेल एल डेल q डॉट q डबल डॉट। ये आपकी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से d अपॉन dt डेल एल अपॉन डेल q डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल q इज इक्वल टू 0। इसमें आपने क्या किया, इस वाला जो ये वाला जो आपका टर्म था इसको आपने कहाँ भेज दिया, राइट हैंड साइड पे भेज दिया। तो आपकी इक्वेशन बनी d अपॉन dt डेल एल अपॉन डेल q डॉट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल q। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इस इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में देखिए ये जो क्वांटिटी है डेल एल अपॉन डेल q, यहाँ पे भी क्या निकल के आ रहा है आपका डेल एल अपॉन डेल q। अब आप इस इक्वेशन को, ये जो सेकेंड इक्वेशन की जो वैल्यू निकल के आई है आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी सो dl अपॉन dt इज इक्वल टू q डॉट d अपॉन dt डेल एल अपॉन डेल q डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल q डॉट q डबल डॉट। फिर आपकी इक्वेशन बनी, ये देखिए ये जो क्वांटिटी थी फर्स्ट जब हम प्रूव कर रहे थे, क्या प्रूव कर रहे थे, जब Q साइक्लिक कोऑर्डिनेट था तो ये क्वांटिटी क्या निकल के आई थी, वहां पे कंजर्व्ड क्वांटिटी निकल के आई थी। और जब हमने इसको इवेल्युएट किया तो हमें पता चला था कि ये क्या है, मोमेंटम है। किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू मोमेंटम, P के बराबर है। तो ये वैल्यू आपने क्या करी, इस इक्वेशन में रिप्लेस करी। तो आपकी इक्वेशन बनी dl अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt p q डॉट प्लस p q डबल डॉट। ठीक है, आगे देखिए अब आपकी इक्वेशन बनी dl अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt p q डॉट। अब देखिए यहाँ पे हम रिवर्स स्टेप में चल रहे हैं। इस स्टेप में आपका इस तरीके से लिखा हुआ था, चेन रूल में लिखा हुआ था, और आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है। जब आप इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों अलग अलग वेरिएबल्स कंसिडर करके तो आपकी यही वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम एक रिवर्स स्टेप चले जहाँ पे dl अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt पी क्यू डॉट। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बनी, अब आपने इस वाले टर्म को भी क्या किया, इस वाले टर्म को भी इस साइड आप लेके आ गए। तो आपकी इक्वेशन बनी d अपॉन dt पी क्यू डॉट माइनस dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन जब आपने इस dl अपॉन dt को कॉमन लिया तो आपकी इक्वेशन बनी d अपॉन dt ब्रैकेट पी क्यू डॉट माइनस एल इज इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से ये वही बन गया, ये क्वांटिटी है, इसका जब आपने डिफरेंशिएशन किया टाइम के साथ तो रिजल्ट किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। दैट मीन्स ये एक कांस्टेंट है, मतलब एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो रिजल्ट हमारा आया पी क्यू डॉट माइनस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कंप्लीट रिजल्ट बनता है इफ टाइम इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट है देन क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है पी क्यू डॉट माइनस का एल इज कांस्टेंट ऑफ मोशन और कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी निकल के आई है ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगी या फिर एक कंजर्व्ड क्वांटिटी हो जाएगी। अब अपना फर्स्ट केस देखिए आप, फर्स्ट केस में आपने क्या किया था, Q आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट था, उसके बाद एक क्वांटिटी निकल के आई थी, वो क्या क्वांटिटी थी, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। फिर उसको हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल से इवेल्युएट किया था और वो इवेल्युएशन करने के बाद हमें पता चला था मोमेंटम है। ऐसे ही आपका ये केस भी है, जब आपने टाइम को साइक्लिक कोऑर्डिनेट लेके चले, आपने इसको कंप्लीट सॉल्व किया तो आपको पता चला कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है या फिर आप कह सकते हैं एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अब हमें वहां तो पता चल गया था कि जो आपका डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट है ये किसके बराबर है, ये मोमेंटम के बराबर है। अब आप यहाँ पे भी इस क्वांटिटी को पी क्यू डॉट
माइनस के एल को क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि ये क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या। ये क्वांटिटी कंजर्व्ड है ये हमें पता चल गया, लेकिन ये क्वांटिटी एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है ये अभी हमें नहीं पता, ये हम आगे एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, L इज इक्वल टू हाफ m एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस का Vx। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपका लेग्रेंजियन है। ठीक, तो लेग्रेंजियन को आपने एक्स डॉट के टर्म्स में क्या किया है, डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपको क्वांटिटी क्या निकालनी है, आपको निकालनी है पी एक्स डॉट, मतलब मोमेंटम आपको एक्स डायरेक्शन में निकालना है, एक्स डॉट माइनस का एल। अब देखिए एल आपको पता है, एल आपकी यही वैल्यू है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स डॉट निकालना पड़ेगा। तो एक्स डॉट कैसे निकलेगा, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू पी एक्स। ये तो आपको फर्स्ट इक्वेशन से पता चल गया जब साइक्लिक कोऑर्डिनेट के इक्वल था। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, एम एक्स डॉट के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू यहां से आपकी एक्स डॉट की वैल्यू निकल के आ गई जो किसके बराबर है, पी एक्स अपॉन एम। ठीक है, अब आपको इस क्वांटिटी को क्या करना था, इवेल्युएट करना था। अब यहाँ पे आपको एक्स डॉट भी मिल गया, एल भी मिल गया और पी एक्स भी मिल गया, तो आप इसको इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपकी इक्वेशन है पी एक्स इंटू में पी एक्स अपॉन एम, एक्स डॉट की वैल्यू आपने पुट करी तो आपकी इक्वेशन बनी पी एक्स इंटू पी एक्स अपॉन एम माइनस ये जो लेग्रेंजियन था, माइनस आपको क्या करना है, लेग्रेंजियन को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस का वी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ठीक हो गया, ये बन गया पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम माइनस हाफ एम पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ पे भी आपने एक्स डॉट की जगह वैल्यू पुट करी तो आपका इक्वेशन बन गया पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस का वी एक्स। अब देखिए ये जो दो पार्ट थे, ठीक है, इन दोनों पार्ट को जब आपने सॉल्व किया तो आपका क्या बना, ये था आपका पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस का वी एक्स इज इक्वल टू हाफ 1/2 m पी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्वांटिटी देखिए आपकी क्या है, ये है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। आपको पता होगा ये किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसे। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी दोनों m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। अब आपने एम वी कंप्लीट स्क्वायर अपॉन 2m। अब आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है, तो आपका इक्वेशन बन गया p स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो क्वांटिटी आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपका ये जो कंप्लीट क्वांटिटी था पी एक्स डॉट माइनस एल, ये किसके इक्वल आया, ये आया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। तो देखिए हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट से हमने स्टार्ट किया था और हम कहाँ पहुंच गए, अपने हैमिल्टोनियन पे पहुंच गए। लेग्रेंजियन किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जब टाइम आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, टाइम आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट था तो क्या निकल के आ रहा था, हैमिल्टोनियन निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन कंजर्व्ड क्वांटिटी निकल के आ रही है। हैमिल्टोनियन क्या निकल के आ रहा है, कंजर्व्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सो इफ टाइम इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर टाइम क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, देन हैमिल्टोनियन। तो जो हैमिल्टोनियन होगा h इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n पी आई क्यू आई का डॉट माइनस का l। यही क्वांटिटी थी ना जिसे हम इवेल्युएट कर रहे थे, और ये किसके इक्वल होती है, हैमिल्टोनियन के इक्वल होती है। ये क्या है, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है या फिर कांस्टेंट ऑफ मोशन है, और इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी क्वांटिटी को हम काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं। ये अभी हमने पीछे प्रूफ किया था कि इसी क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, ये जो क्वांटिटी निकल के आई थी यही किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, और वही हमारा क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन, या फिर समेशन के टर्म्स में अगर हम नहीं भी लिखें तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं P QI का डॉट माइनस का L, ये क्वांटिटी हम निकाल रहे थे, ये किसके बराबर आया, हैमिल्टोनियन के बराबर आया, हैमिल्टोनियन के बराबर आया, और वही किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हो गया, ठीक है। और जब टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है, टाइम क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, व्हेन टाइम इज साइक्लिक, टाइम इज साइक्लिक, this quantity is conserved, this quantity is conserved और कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, कंजर्व्ड और कांस्टेंट। अब देखिए यहीं पे मैंने लिखा है सो इफ टाइम इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो जो आपका हैमिल्टोनियन है या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, टोटल एनर्जी हो गया, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी या फिर कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगी। अब देखिए नाउ हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम टी। अगर आपको याद हो अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि लैग्रेंजियन जो है किस किस का फंक्शन है, क्यू का, क्यू डॉट का और टाइम टी का, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम टी का फंक्शन है। अब जो हमारा हैमिल्टोनियन निकल के आया वो किस किस का फंक्शन है, वो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन और जनरलाइज मोमेंटम का फंक्शन। यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी था सिर्फ, यहाँ पे क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है और टाइम टी का फंक्शन है, ठीक है। इसीलिए आपका जब हैमिल्टोनियन निकल गया जो किस किस का फंक्शन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का फंक्शन है, तो यहीं से जो फेज स्पेस है वो टर्म निकल के आता है। अब जो हम हैमिल्टोनियन है उसको फेज स्पेस में डिस्कस करेंगे, मतलब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम के टर्म्स में डिस्कस करेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं। देखिए हैमिल्टोनियन को किस में डिस्कस किया जाएगा, इस कोऑर्डिनेट को हम मोमेंटम ले लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री होगी, ये जो स्पेस है जिसमें हैमिल्टोनियन को सॉल्व किया जाता है, दैट इज फेज स्पेस, फेज स्पेस, ठीक है। ये कंसेप्ट आप आगे चल के भी पढ़ेंगे, आगे शायद एक चैप्टर ही है इससे रिलेटेड। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये पार्टिकल जो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, जिस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, उसको हम बोलेंगे फेज ट्रेजेक्ट्री, फेज ट्रेजेक्ट्री। तो एक बार हम शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। हमने आज स्टार्ट किया था साइक्लिक कोऑर्डिनेट से। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि लैग्रेंजियन किस किस का फंक्शन है, लैग्रेंजियन वाज अ फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट और टाइम टी। फिर मैंने आपको बताया जो मिसिंग कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। देन हमने केस 1 डिस्कस किया जब हमारा क्यू क्या था, साइक्लिक कोऑर्डिनेट था, और उसका रिजल्ट हमें मिला कि डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन या फिर एक कंजर्व क्वांटिटी। फिर ये जो कांस्टेंट ऑफ मोशन निकल के आया था इसे हमने इवेल्युएट किया था, और इवेल्युएट हमने इस एग्जाम्पल से किया था, और हमें पता चला था कि ये किसके बराबर होता है, ये मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक। फिर हमने सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में देखा कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में थीटा मिसिंग है, दैट मीन्स पी थीटा क्या रहेगा आपका, जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। फिर हमने केस सेकंड डिस्कस किया जहां पे क्यू डॉट क्या था, साइक्लिक कोऑर्डिनेट था, और हमारा जो रिजल्ट निकल के आया था वो क्या आया था कि अगर क्यू डॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है देन क्यू विल बी ऑल्सो अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक। देन केस थ्री में हमने डिस्कस किया जब हमारा टाइम क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, और हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, जब टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा तो ये जो क्वांटिटी है पी क्यू डॉट माइनस का एल, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर एक कंजर्व क्वांटिटी होगी। फिर हमने पी क्यू डॉट माइनस एल को क्या किया, इवेल्युएट किया,
तो ये इवेल्युएशन करने के बाद हमें पता चला कि किसके बराबर आता है, ये आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है, जो क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है। तो यहां से अब हमारा हैमिल्टोनियन भी स्टार्ट हो गया। फिर हमने रिजल्ट लिखा, रिजल्ट में हमने लिखा कि हैमिल्टोनियन क्या रहेगा, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी रहेगी अगर टाइम क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। फिर हमने देखा कि जो हैमिल्टोनियन है वो किस किस का फंक्शन होता है, वो होता है क्यू डॉट का फंक्शन, क्यू का फंक्शन, जनरलाइज मोमेंटम का फंक्शन और टाइम टी का फंक्शन। इसीलिए अब हम आगे चल के क्या पढ़ेंगे, फेज स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हैमिल्टोनियन किस किस का फंक्शन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का फंक्शन है, जो कौन डिस्क्राइब करता है, फेज स्पेस डिस्क्राइब करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।